नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज लेने जा रही हूँ दूरवा 1 यानी कि 6th स्टैंडर्ड का छठी कक्षा का दूसरी पाठ। ये बहुत आसान है। ये तीसरी भाषा भी मानी जाती है। यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे हैं इसे तीसरी भाषा के रूप में लिया गया है। समझती हूँ कि आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आएगी। मेरी ये छोटी सी कोशिश रही आपके लिए। नमस्ते। आइए अब शुरू करते हैं हमारा छठी कक्षा की हिंदी पाठ। तो बच्चों, मैं आज लेने जा रही हूँ इसी किताब से दूसरी पाठ। पहले तो आप देख चुके होंगे, जो मैंने किया है बहुत पहले ही। अब ये पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इस किताब की दूसरी पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 के लिए हिंदी। जो हम आज दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है किताब। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में जो कोई भी अक्षर दिया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है ई की अक्षर, उसके बाद ई और ई की मात्रा, और ज, ड, त, द, ब, व और स, इन अक्षर। इन अक्षरों को इन मात्राओं के साथ जोड़कर, और जो कोई मात्रा हमने पहले सीख चुके हैं उस मात्रा को भी इस्तेमाल करके हम शब्द कैसे बनाते हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पहली जो है वो है हमारा इमली पाठ, यानी कि इमली शब्द। पाठ नहीं, इस किताब का पहला शब्द है इमली। तो अक्षर यहाँ पे जो है वो है ई, और अगली जो आई है म। हमने पहले पहला पाठ में उस अक्षर का भी हमने पढ़ा था। तो इमली यानी कि वो क्या होता है, ये है टैमरिंड होती है। इमली टैमरिंड होती है, जो हम संबार पदार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है, यानी कि अगली शब्द है किताब। क के लिए छोटी ई की मात्रा और त को बड़ी आ की मात्रा, और उसके बाद ब जिस पे कोई मात्रा नहीं है। जो कोई मात्रा नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, उसे बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। जो ओरिजिनलिटी में उसके साथ होता है पहला अ की मात्रा उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हो गया ई म ली। ई एक स्वर है और म एक व्यंजन है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं है, जिसका अर्थ है उसके साथ पहले ही अ की मात्रा जुड़ी हुई है, और ली है जिसके साथ है बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो गया हमारा शब्द, वो था जो दूसरी किताब में हमने शुरू किए। और अगली है लड़की और ईक। यहाँ पे लड़की में ल और ड के लिए कोई मात्रा नहीं है, जिसकी मतलब है उसके साथ है अ स्वर। और की के साथ है कौन सा स्वर, उसके साथ है बड़ी ई का स्वर, इसीलिए बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। और अगला चित्र जो दिखाया गया है वो है ईक। ईक के शब्द भी ऐसे हैं जिसके साथ कोई मात्रा नहीं दिखती है, पर ई बड़ी ई ही खुद एक स्वर है, और ख के साथ हम मान सकते हैं कि इसके साथ है पहली अ की मात्रा। तो आगे चलते हैं बच्चों, क्या है हमारे इस किताब में जो शब्द। यहाँ पे जाल है, तो ज के साथ बड़ी आ की मात्रा है और ला के साथ कोई अक्षर नहीं है, यानी कि कोई स्वर नहीं है। इसका मतलब है ये है बिना मात्रा वाले शब्द। नाव में भी ऐसे ही है, पहले शब्द के साथ जुड़ा हुआ है बड़ी आ की मात्रा और व के साथ कोई मात्रा नहीं है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो आपको पता ही है बस। तो बस को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ब और स को जब हम जोड़कर लिखेंगे तो वो हो गया बस। बस के साथ भी कोई मात्रा नहीं जुड़ी है।
पर ये समझना बिल्कुल गलत है कि वो उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, पर उनके साथ जो मात्रा है वो दिखाई नहीं दे रही। ऊपर वाली जो स्लीपिंग लाइन है वो ही उसकी पहली मात्रा का चिन्ह है। इसका मतलब पहली अ की मात्रा का चिन्ह इनके साथ है, और इसीलिए ब, जब ब हम पढ़ते हैं एंड में हमें सुनाई देता है अ का स्वर, और स में भी हमें सुनाई देता है अ का स्वर। सो बस के साथ कोई मात्रा नहीं है, पर मात्रा भी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पढ़ो और जानो, पहचानो और बोलो। जो शब्द हमने शिक्षण बिंदु के साथ, शिक्षण बिंदु में दिए गए शब्द को हमने पढ़ा, वही शब्द यहाँ पे भी दोहराया गया है। पहचानो और बोलो। तो जो शब्द हमने अब तक पढ़ा उसे दोहराने की बारी है अभी। जाल, लड़की, बस, ईख, इमली, नाव, किताब। और जो शिक्षण बिंदु में हमने अक्षर को देखे वो कुछ ऐसे है: ड, स, ई, व, त, ज, ई, ब। तो ये हुए जो शब्द हमने पढ़ लिया, और जो स्वर और वर्ण हमने, अक्षर हमने देख लिया शिक्षण बिंदु में। तो आगे क्या होती है, कुछ यहाँ पे उसी शब्दों के साथ, शब्दों को, आवाज़ों को जब जोड़ा जाता है चिन्हों को, तो कुछ और आवाज़ निकलती है, तो एक शब्द बनती है। शब्द जो बनता है उससे भी आवाज़ होती है। तो जब हम बोलेंगे ही तभी हमें सुनाई देगा। तो सुनो और बोलो। तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी मात्रा है। मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ 4 मात्राएं हैं। वो है अ की मात्रा और बड़ी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ 4 मात्रा वाले शब्दों को। पहला है आज, पहली कॉलम में पढ़ रही हूँ, आप देखते जाओ और पढ़ते जाओ। जब आप भी दोहराओगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो अक्षर में क्या चिन्ह लगाया है, यानी कि कौन सी मात्रा है। तो पहले कॉलम और दूसरी कॉलम में सिर्फ आ, बड़ी आ की मात्रा ज़्यादा है, और दूसरी और चौथी और पांचवी कॉलम में ई की मात्रा ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए चौथी कॉलम में भी आ की मात्रा, यानी कि बड़ी आ की मात्रा ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज, जाल, दाल, माल। अब पढ़ते हैं सेकंड कॉलम को। ताला, दाना, बाबा, मामा, ईख, इकाई, कील, तीर, अनाज, दवात, बादल, सारस, इमली, तितली, दीवार, मदारी, अलमारी, तरकारी, सरकार, दरवाज़ा। तो देख लिया आपने, पहली कॉलम में आ, पहली कॉलम में बड़ी आ की मात्रा, दूसरी कॉलम में बड़ी आ की मात्रा, तीसरी कॉलम में है बड़ी ई की मात्रा, और चौथी कॉलम में बड़ी आ की मात्रा, और पांचवी और छठी कॉलम में भी आ और बड़ी ई की मात्रा को हमने अब पढ़ लिया। तो हम आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को अपनी क्लास वर्क में बॉक्सेस बनाकर 5-5 बार लिखना है। चुपके से नहीं, यानी कि चुप रह के नहीं, बल्कि उसे दोहरा के, मुंह से बोल के आपको लिखना है। पहला है ई। क्या है पहला? ई। सो आपको यहाँ पे 5 बार लिखना है। उसके बाद है बड़ी ई की मात्रा। वो कैसे पढ़ते हैं? ई। कैसे पढ़ते हैं? ई। और अगली है ज। ज। नेक्स्ट है ड। ड। ट। त।
द द मैं दो दो बार इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि आपका नेक्स्ट अक्षर को यानी कि अगली अक्षर को आप ठीक तरह से जानो और पढ़ने की अभ्यास भी करो। अगर आप अभ्यास करोगे, ये तो हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, कहीं भी जाओ आपके लिए हिंदी बोलना अगर आप हिंदी जानते हो तो कहीं भी आप किसी के सामने अपना जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर सकते हो। हिंदी अगर जानते हो तो कहीं पे इंग्लिश और हिंदी जानने की इस हमारे भारत में बहुत फ़ायदे हैं। आप कहीं पे भी रह सकते हो और हिंदी इंग्लिश जाने तो, और आपका डाउट्स जो कुछ भी है जब आप बाहर जाते हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। तो पहला शब्द यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो है द। सेकेंड शब्द ब। तीसरा शब्द व। और चौथा शब्द यहाँ पे है स। तो आप लोगों को क्या करने के लिए बोली मैं, इन शब्दों को ऐसे ही बॉक्स में 5-5 बार लिख के ऐसे ही बोल कर लिखो ताकि आप कभी भूल न जाओगे। भूलने की आदत कभी मत डालना। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, उसे पुनर्अभ्यास करो। रीराइट, रिकॉल, ये सभी याद रखने की कुछ तरकीब है, तो उस तरकीब को आप अपनाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो जब आप प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करोगे बार बार, तो आप कभी नहीं भूलोगे। आपको लग रहा है कि तुम भूल रहे हो तो आप क्या करो, उसे फिर से अभ्यास करो और तुम्हारी याद बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो वो वैसा ही करो। और आगे देखो, यहाँ पे चित्र रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करो। यहाँ पे मिलन करो लिखना है, पर उन्होंने मिलान कर लिखा है, ये भी ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहला शब्द पढ़ोगे। और अगर आपको शब्द पहले पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करो, पहले चित्र को ठीक तरह से गौर से देखो और समझो उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक फिंगर में इन शब्दों को जो दिया गया है उसे क्लोज कर दो। आप क्लोज कर लो और आप सारे चित्र को देख लो। पहला है किताब, दूसरी है तितली यहाँ पे, और यहाँ पे है कान पहला वाला, दूसरा है बत्तख, और सारस भी कहते हैं इसे। और यहाँ पे पांचवी है यानी कि तीसरी है जाल। तो ये सब आपको अब पता चला कि ये क्या क्या चीज़ है। तो अब भूल जाओ कि यहाँ पे चित्र दिया गया है, आप सिर्फ शब्दों को पढ़ो। बीच में जो दिया गया है उस शब्दों को पढ़ो। जाल, तितली, कान, किताब, सारस, लड़की। तो आपने देखा कि कुछ शब्द है जो यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है, तो वो शब्द है आखिरी वाली, वो है ये लड़की। लड़कियाँ, प्यारी प्यारी लड़कियाँ, है ना, सुना है गाना। तो इस लड़की शब्द का लड़की यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे समझेंगे कि यहाँ पे वो नहीं है। आप उस लड़की को फिंगर में क्लोज कर लो, ऐसे हाईलाइट करो। तो समझो कि वो नहीं है और सिर्फ 5 शब्द ये है। तो पहला तो मिलाया गया है किताब। किताब कैसे लिखते हैं, क के लिए छोटी ई की मात्रा, त के लिए बड़ी आ की मात्रा और उसके साथ ब, जिसके साथ मात्रा नहीं होती। तो के किताब को उन्होंने मिला दिया। तो हम अब मिलाएंगे कौन कौन से चीज़ है। यहाँ पे है कान, तो तीसरी शब्द है वो है कान। तो कान को हम मिला देते हैं ऐसे, और तितली को हम मिलाते हैं ऐसे,
और हम सारस को मिलाएंगे ऐसे, हो गया। और बाद में रहा कौन सा? जाल। तो हम जाल को मिलाएंगे अभी। तो हम जाल को ऐसे, ठीक है, एक बार मिला देते हैं। ओह नहीं, ठीक तरह से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम एरेज कर लेंगे और फिर से। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि आप जब भी मिलाप करोगे तो आप एक बात का ध्यान रखो कि आप जो कुछ भी मिला रहे हो उसको अपने पेंसिल में ही मिलाना। क्या होता है तब आप मिला सकते हो उसे। तो अब हुआ हमारा जाल। सो जाल ऐसा हो गया। तो यहाँ फिर से कुछ लाइन आ गया मेरे यहाँ फिंगर के पड़ते, तो मैं क्या करती हूँ, इसे हटा देती हूँ और ये रही कान, सारस, तितली। तो आपको अब पता चल गया कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे मिलाना है। तो ये हुई आपकी पार्ट। और नेक्स्ट जाते हैं हमने इस सारे चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लिया और अब है मौखिक। इसका मतलब है आप भाषा जब बोलेंगे तो कैसी होनी चाहिए। तो ऐसी, और किस शब्द का उपयोग हम करते हैं जब अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई किसी के बारे में पूछ रहे हैं और अगर यकीन कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तब भी हमें बात करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो हमारा अगला आदमी, जो हमारे सामने वाला आदमी होता है या कोई भी होते हैं हमारे सामने, उन्हें समझने की, उन्हें हमको समझना है और हमें उनको समझना पड़ता है। तो तब बात हम कैसे करेंगे? बात को हमेशा मीठी बातों से करनी चाहिए। इंग्लिश में बोलता है ना, प्लीज़, थैंक यू और सॉरी, इन दीज वर्ड्स और मैजिक वर्ड्स। तो हिंदी में भी या कन्नड़ा हो, कोई भाषा हो, पहली मीठी बात करना सीखो। जो हमारे सामने वाले को अच्छा लगे, उसे दुख ना पहुंचाए, ऐसी बात को हमें करनी चाहिए। तो अगर हम आज यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है शिक्षण बिंदु में, यह वह कौन है, क्या यह कलम है, यह कलम नहीं किताब है। तो यहाँ पे यह और वह शब्द का उपयोग किया जा रहा है और कौन शब्द भी है यहाँ पे और है शब्द भी। और एक उल्टी प्रश्न पूछा जा रहा है और सीधी उत्तर दिया जा रहा है। बाद में सीधी उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे और उल्टी उत्तर देंगे। ऐसे इसका मतलब है हम शब्दों को अदल बदल कर यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। यहाँ देखो कि यह कलम है, सेकेंड लाइन में है, और दूसरी जब हम लिख रहे हैं यह मतलब है यहाँ पे यह कलम नहीं किताब है। अगर हम किताब लेके आपको दिखाएंगे कि क्या एक कलम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कलम नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, वो कलम नहीं है बल्कि वो किताब है। यहीं पे हम ऐसे ही कुछ वाक्य यहाँ पे जानने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अध्यापक। जब हम अध्यापक आपसे पूछते हैं कौन है, अगर आपके साथ नया लड़का या लड़की शाला के लिए एडमिशन हुए होंगे, तो हम पूछेंगे यह कौन है, तो आप उनका नाम बताओगे कि यह मोहन है। यह शब्द का उपयोग तभी किया जाता है जब वो पास हो। वो चीज़ हो सकती है, वो स्थान हो सकता है, वो
कोई इंसान भी हो सकता है। तो हम यह शब्द का उपयोग तभी करेंगे जब वो हमारे पास है। वैसे ही और एक प्रश्न भी ये है, हाँ, यह कौन है? यह लीला है। तो लड़का और लड़की अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा लिए अपने टीचर जी को। अब देखते हैं जब दूर होते हैं, जब कोई दूर होता है तो हम क्या करते हैं, वह शब्द का उपयोग करते हैं। तो पहले यहाँ पे लड़की से पूछा जा रहा है वह कौन है, दिखा रहे हैं कि कोई लड़की वहाँ से दूर से आ रही, तो वो कौन है? तब वो बोलती है वह सलमा है। और यहाँ पे और एक बार लड़के से पूछा जाएगा, लड़के से, तो वह कौन है? तो वो बता रहा है वह राजन है। तो आपको पता चला कि कौन है और उसका उत्तर भी वाक्य में ही देना चाहिए। आपको सिर्फ सलमा ऐसे, अगर आप वह कौन है जब हम पूछेंगे, आप तो सिर्फ अगर आप सिर्फ सलमा कहोगे तो वो वाक्य नहीं बनता। आपको उसे ठीक तरह की वाक्य बनाकर बोलना चाहिए। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो आपको वहाँ पे भी वाक्य के रूप में ही लिखना चाहिए। अगर हम पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताओ तो आप क्या कहोगे? तो अगर मैं बताना चाहूँगी तो मेरा नाम तारा है, मैं स्वामी विवेकानंदा इंटरनेशनल स्कूल में टीचर की नौकरी करती हूँ। वहाँ बच्चों को 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाती हूँ और 7th और 8th के लिए मैं साइंस और इंग्लिश लेती हूँ। मेरा घर मुनेश्वरा लेआउट में है। ऐसे में क्या या अट्टोर लेआउट में या बेंगलोर यलहंका में कहीं का एरिया हम जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ का डिटेल हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही वाक्य बनाकर लिखना है। और यहाँ पे देखिए उसी प्रश्न को यहाँ पे दोहराया गया है कि यह कौन है, तो बच्चे भी उसे वैसे ही बोलेंगे और लिखेंगे। देखो जब पूछा जाएगा उसी तरह से लिखना है, उत्तर दोगे तो भी उसी तरह, प्रश्न को अगर पूछ रहे हो तो भी उसी तरह वाक्य में पूछना और लिखना है। तो यह कौन है? यह जिनी है, उत्तर भी वैसा ही लिखा गया है। वह कौन है? वह रतनलाल है। और यहाँ पे देखो मैडम जी या अध्यापक जी प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर देते वक्त भी उसी तरह वाक्य में देना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि यह कौन है? यह मीना है। यह कौन है? यह ज़िशान है। यह कौन है? यह लीला है। वह कौन है? वह अनिल है। जब वह का शब्द उपयोग किया गया है तो वह कौन है? वह ज़िशान है। यह कौन है? यह लीला है। वह कौन है? वह अनिल है। तो यहाँ पे जैसे भी मैडम जी या सर जी पूछते हैं उसी तरह से हमें उत्तर देना है। और कुछ वस्तुओं के बारे में भी हम यहाँ पे जानते हैं कि यह क्या है? यह अलमारी है। वह क्या है? वह दरवाज़ा है। यह क्या है? यह कलम है। वह क्या है? वह मकान है। देखो प्रश्न में अगर यह है तो उत्तर में भी यह ई आनी चाहिए, और प्रश्न में अगर वह है तो उत्तर में भी वह शब्द का ही उपयोग करनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगले क्या है। अगले यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में हम इसे नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अगर जो चीज़ हम दिखा के आपको पूछ रहे कोई कुछ और, तो जब हम नहीं शब्द का उपयोग करते हैं तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर हाँ में कहते हैं तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को आप देखोगे, यानी कि पॉजिटिव वाक्य और नेगेटिव वाक्य। जब हम नहीं शब्द का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो नेगेटिव वाक्य होता है, यानी कि नहीं, जी नहीं, वो नहीं है, वो कुछ और है। ऐसे हम जब हम नहीं मानते तो वो गलत है तो हम बिल्कुल से ही कह देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या यह किताब है?
यह किताब नहीं कलम है। हम पिछली वाक्य में देख के आए कि वहाँ पे कलम, किताब दिखाकर वो पूछ रहे थे वहाँ पे क्या ये कलम है। अब क्या कह रहे हैं कि क्या यह किताब है, कि ये अब कलम को दिखाकर किताब के क्या यह किताब है करके पूछ रहे हैं। तो यह किताब नहीं कलम है। यहाँ नहीं शब्द का उपयोग हुआ। कौन सा शब्द का उपयोग हुआ? कौन सा शब्द का? नहीं शब्द का उपयोग हुआ यहाँ पे। तो नहीं शब्द का उपयोग जब होता है उसे नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। हम हिंदी में भी नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और आगे देखते हैं हम कुछ और सेंटेंसेस भी जहाँ पे अध्यापक जी पूछ रहे हैं और बच्चे वहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हमें नहीं और हाँ इन दोनों शब्दों को अपनी दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर नहीं शब्द आ गया तो वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव वाक्य, और अगर हाँ शब्द आए तो वह है पॉजिटिव वाक्य। तो आप सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, नेगेटिव का अर्थ है नकारात्मक। यहाँ पे दोनों तरह के वाक्य है, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। जब नहीं शब्द का हम उपयोग करते हैं तो वो है नकारात्मक वाक्य, और जब हाँ शब्द का उपयोग करते हैं वाक्य में तब वो होता है सकारात्मक वाक्य। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी पहले वो दे दिया गया कि सभी नकारात्मक वाक्य ही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो जब उत्तर देते हैं बच्चे तो यह किताब नहीं कलम है। नहीं आया तो सकारात्मक। तो क्या कहते हैं? नहीं जब आया तो सकारात्मक। नहीं आया तो वो सकारात्मक नहीं है बल्कि वो है नकारात्मक। वो है नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे कुछ लिखने के लिए अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ फिंगर में जब लिखते हैं तो अच्छी नहीं आती। आप जब लिखोगे तो अच्छी तरह लिखना, आपका हैंड राइटिंग का भी मार्क दिया जाएगा। तो आप ये दिमाग में रखो और समझो कि आपका लिखावट कैसा होना चाहिए, जैसे अपने टेक्स्ट बुक में दिख रहा है उसी तरह की होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं नकारात्मक। जब नहीं शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ तो ये हो गया नकारात्मक। देखो अब दरवाजे दिखाते हुए अध्यापक बोल रहे हैं क्या वह दीवार है? तब बच्चे कहते हैं वह दीवार नहीं दरवाज़ा है। फिर अध्यापक पूछते हैं वो अनार को दिखाते हुए क्या यह आम है? तब बच्चे बोलते हैं यह आम नहीं अनार है। अब अध्यापक और दूसरी चित्र को दिखाते हुए पूछ रहे हैं कि नाव का चित्र दिखाते हुए क्या यह बस है? तब बच्चे कहते हैं यह बस नहीं नाव है। अब तक जो हो गया वो सिर्फ नहीं 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 बताने का नकारात्मक ही हो गया। अब हम देखते हैं सकारात्मक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी छात्र यानी कि बच्चे अपना उत्तर ऐसे देंगे हाँ में हाँ मिलाकर। अगर हाँ वह दीवार है, अगर इस नहीं के बदले हम हाँ उपयोग करेंगे, जैसे हाँ
इस शब्द का हम अगर उपयोग करेंगे ये नहीं के बदले में, तब वो होता है सकारात्मक। तो यहाँ पे सभी प्रश्न और उत्तर जो थे, सभी उत्तर में सिर्फ नकारात्मक शब्द ही थे। तो ये था बच्चों आपका 6th का दूसरा पार्ट। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।